गुड मॉर्निंग। मैं हूं नंदिनी सिंह और मैं लेकर आई हूं आपके लिए 22/1/2023 की डेली करंट अफेयर की क्लास। तो आइए हम देखते हैं क्या है हमारी इस क्लास में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के बारे में, जिन्होंने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। इनका जो पुनर्गठन हुआ था, ये जब शामिल हुए तो वो किस अधिनियम के तहत शामिल हुए थे? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत ये शामिल हुए थे 21 जनवरी को, और साथ में ही 1972 को इनको पूर्ण राज्य मिल गया 21 जनवरी को। ठीक है ना? तो इस दिन से इनका स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। जो मणिपुर है वो 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था, और साथ में ही ये जो सरदार वल्लभ जी हैं उनकी जो नीति थी, विलय संधि वाली नीति, उसके तहत 15 अक्टूबर 1949 को भारत में शामिल हो गया था। त्रिपुरा जो स्टेट है वो भारत में 15 नवंबर 1949 को शामिल हुआ था, और मेघालय 1947 में भारतीय संघ में विलय हो गया था। रेल मंत्रालय की एक ब्रांच है जिसका नाम है मिनी रत्न PSU रेलटेल। इसने अपने ग्राहकों, रिटेल ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए एक सेवा स्टार्ट की है, मूल्यवर्धित सेवा स्टार्ट की है, जिसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन यानी IPTV। अब इस सर्विसेज में क्या है, देखो ये सर्विसेज 26 जनवरी 2023 से स्टार्ट कर दी जाएंगी, और सबसे पहले भारत का जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसमें स्टार्ट किया जाएगा। ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, और इस इंडेक्स के जरिए जो दुनिया के टॉप CEO हैं उनके लिस्ट जारी की गई है, जिसमें नंबर 2 पर भारत के मुकेश अंबानी की स्थिति है। नंबर 1 पर एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग है, और साथ में आपको बता दें कि नंबर 3 पर जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके CEO सत्या नडेला हैं। भारत के निजी क्षेत्र की प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी कौन? रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो को एक रैंकिंग मिली है, किसके द्वारा? ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट जारी की गई है ब्रांड फाइनेंस के माध्यम से, और इस रिपोर्ट में 90.2 स्कोर के साथ में जो भारत का रिलायंस जियो है उसे भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बताया गया है, और दुनिया के 25 ब्रांडों में उसका स्थान 9वें नंबर पर है। और इसको ये जो रैंकिंग दी गई है, उसके क्षेत्र क्या थे? जागरूकता, विचार, भरोसा, बाजार, हिस्सेदारी, मार्केटिंग। इस पे जो खर्च हुए हैं, इसमें जो काम किया है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिलायंस जियो के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके जो ग्राहकों की संख्या है वो 40 करोड़ से अधिक है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है ये। साथ में ही इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 सितंबर 2016 को हुई थी औपचारिक रूप से। चेयरमैन इसके आकाश अंबानी है, मुकेश अंबानी के बेटे, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत मालदीव की हेल्प कर रहा है, एक परियोजना लेकर आया है मालदीव के लिए। वहां के सामुदायिक विकास के लिए भारत रुपया दे रहा है। कितने? 100 मिलियन रुपया। रुपया क्या है? मालदीव की जो करेंसी है उसे रुपया कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि दोनों पक्षों के संबंधों को मजबूत किया जाए। तो भारत मालदीव में सामुदायिक विकास के माध्यम से उसमें रुपया को देकर ये जो स्थिति है लाना चाहता है। मालदीव के बारे में बात कर लें। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में हिंद महासागर की स्थिति को देखोगे तो हिंद महासागर में जो उत्तर मध्य हिंद महासागर है उसमें मालदीव आपको एक द्वीप के रूप में मिल जाएगा, जिसकी राजधानी माले है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है। जो इसकी राजभाषा है वो धीवेही है, और आधिकारिक धर्म उसका इस्लाम है। मुद्रा रुपया यहाँ चलती है, और यहाँ पर जो स्पेशल जो इसकी इकोनॉमी है वो मत्स्य पालन और पर्यटन के बेस पर चलती है। इसके बाद हम बात करेंगे गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा प्रदान किया गया है, और एसोचैम की जो 14वीं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन थी उसमें इसको ये अवार्ड मिला है। और आपको बता दें कि पहले इसका नाम
मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, लेकिन बाद में इसका नाम गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर पर्रिकर और साथ में ही पूर्व रक्षा मंत्री के रूप में काम कर चुके थे, उनके नाम पर इसका नाम बदलकर गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। काठमांडू में जो भारतीय दूतावास है वो रन फॉर लाइफ का आयोजन कर रहा है और उसकी जो थीम है क्या दी गई है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, है ना, ये थीम दी गई है। और ये आयोजन किया गया 21 जनवरी को। 5 किलोमीटर की मैराथन कराई गई 1 घंटे की, जिसमें स्पेशली जो बच्चों ने, छात्रों ने भाग लिया, मानव तस्करी से जो बचाए गए पीड़ित थे, खिलाड़ियों ने, डॉक्टर्स ने भाग लिया। और ये स्टार्ट किया गया था पशुपतिनाथ मंदिर से स्टार्ट करके एक घंटे की अवधि तक 5 किलोमीटर का रास्ता तय कराना था। और साथ में ही एक और प्रोग्राम आयोजित किया गया था भारतीय दूतावास के द्वारा काठमांडू नेपाल में, जिसका नाम था संगीत सुकून। अब यहाँ पर एक और खबर है कि पुणे शहर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, वहां पर भारत की सबसे गहरी भूमिगत मेट्रो स्टेशन की स्थापना की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो इसकी गहराई है वो 108.59 फीट गहराई है इसकी, है ना, और कहा जा रहा है कि फरवरी 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। G20, हमें पता है कि भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है अलग अलग टॉपिक को लेकर अलग अलग जगहों पर। तो अभी G20 जो सम्मेलन हो रहा है उसमें पर्यावरण की बैठक होगी 9 से 11 फरवरी के बीच में, जो आयोजित की जाएगी बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड में। और इसकी जो मेजबानी करेंगे वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसका जो थीम है, जो उसका एजेंडा है, जो बेसिक जो उसका एजेंडा तैयार किया गया है वो है नीली अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाएं। नीली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि समुद्र से मिलने वाले जो संसाधन होते हैं उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को किस तरीके से विकसित किया जाए कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़े भी नहीं, जैव विविधता भी कायम रहे और जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होती चली जाए। अब देखो क्या हो रहा है, एक 3D कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है ऑल स्टेट पुलिस फोर्सेस की और पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की। 3 दिन की ये का सम्मेलन है जो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 20 जनवरी 2023 से। इसका जो शीर्ष एजेंडा है वो क्या डिसाइड किया गया है, किस तरीके से साइबर सुरक्षा की जाए, जो ड्रग्स है उसको युद्ध स्तर पर कैसे खत्म किया जाए, और साथ में ही जो जम्मू कश्मीर की स्थिति के मामले पर इस सम्मेलन में बातचीत की जाएगी, मुख्य एजेंडा है। बाकी ये सारे और भी एजेंडे हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। पहले ये जो सम्मेलन था ये सिर्फ नई दिल्ली में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे भारत के दूसरे हिस्सों में भी इसका आयोजन होने लगा है। जो एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, है ना, प्रथम एनजीओ है, उसने अभी अपनी रिपोर्ट जारी की है, 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट जारी की है। अब इसके तहत जो महामारी का टाइम पीरियड था, उस महामारी के टाइम पीरियड पर एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको फोकस करते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। स्पेशली जो असर है 2005 से स्टार्ट किया गया था। असर मतलब कि जो वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट है वो 2005 से भारत के जो ग्रामीण जिले हैं उसमें आयोजित किया गया था और हर साल इसको आयोजित किया जाता है। आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, शिक्षा से संबंधित जो भी मैटर हैं, जो भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर सर्वेक्षण किया जाता है और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इस रिपोर्ट में इस बार जो बात की गई है कि जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है इस बार 72.9% किया गया है, यानी जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन है स्कूल में आने की जो उनकी तादाद है उसकी संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और लड़कियों की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि हुई है। साथ में ही हम बात कर, देखो ये रिपोर्ट दी गई है, काफी डिटेल में दिया गया है, इससे रिलेटेड आपको जो भी नोट्स बनाना है बना लीजिए और मैं कुछ कुछ मेन टॉपिक को आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगी। रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लगी, एक तो ये कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है उसके बीच का जो स्कूलों का स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है उसमें काफी फर्क है। बच्चों की जो अटेंडेंस है उसमें काफी फर्क है, और साथ में ही मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड ये कुछ ऐसे एरिया थे जहां पर सरकारी स्कूलों में बच्चों के जाने का या उनकी अटेंडेंस काफी कम है।
कुछ और अच्छी बातें बताई गई हैं, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूलों में लड़कियों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। साथ में ही जो लड़कियों के शौचालय की जो सुविधा है स्कूलों में, उसका परसेंट बढ़ गया है, 68.4 हो गया है और पेयजल की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। लेकिन साथ में ये भी बताया कि कक्षा 3 से 5 तक के जो छोटे बच्चे हैं, उनकी बुनियादी शिक्षा और अंकगणितीय कौशल में गिरावट आई है। अब देखो, एक कंपनी है जिसका नाम है केयर्न ऑयल एंड गैस। ये कंपनी वेदांता समूह के अंतर्गत काम करती है और इसने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है जिसका नाम है निक वॉकर। और ये जो कंपनी है वो ब्रिटेन की कंपनी है जिसको वेदांता समूह ने 2011 में खरीद लिया था। और आपको बता दें कि वेदांता समूह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में है। साथ में ही जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? अनिल अग्रवाल। विश्व जनसंख्या समीक्षा की गई और इस समीक्षा में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो भारत है वो दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि 18 जनवरी तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 142.3 करोड़ हो गई है। जो चीन की जो जनसंख्या रिलीज की गई थी 17 जनवरी को, तो उस टाइम पीरियड में जो चीन की जनसंख्या थी वो 41.2 करोड़ थी और 18 जनवरी को भारत ने इस रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि भारत की जनसंख्या 142.3 करोड़ हो गई है। तो इससे फर्क दिखता है लगभग 50 लाख के आसपास का। तो इससे ये पता चलता है कि भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अब मद्रास, जो आईआईटी मद्रास है, उसकी एक फर्म है जिसका नाम है इनक्यूबेटेड फर्म। वो फर्म क्या कर रही है? वो एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है जिसका नाम है भरोस। क्या नाम है? भरोस। और इस सिस्टम के माध्यम से क्या किया जाएगा? जो संगठन विशिष्ट निजी ऐप स्टोर सेवाओं से विश्वसनीय ऐप्स तक पहुंच प्रदान की जाएगी और साथ में ही नेटिव ओवर द एयर अपडेट प्रदान किया जाएगा जो उपकरणों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा। मतलब इस ऐप के माध्यम से जो उपकरण की सुरक्षा है, उसके जो डेटा है वो काफी सही तरीके से सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा ऐप बनाया गया है आईआईटी मद्रास के जो फर्म इनक्यूबेटेड के द्वारा। अब यूनेस्को क्या कर रही है? तो यूनेस्को जो है 24 जनवरी 2023 को अपना अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाएगी और यूनेस्को ने ये डिसीजन लिया है कि ये डेडिकेट किया जाएगा जो अफगान की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए। उसके पीछे का रीजन क्या बताया गया? उसके पीछे का रीजन बताया गया है, जो यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे ओजेलो, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2021 से ही अफगानिस्तान में लड़कियों की जो माध्यमिक विद्यालयों में जाने से रोक लग गई, उनकी शिक्षा पर रोक लग गई, उनके स्वतंत्र रूप से आवाजाही पर रोक लग गई। साथ में ही वो जहां जहां पर काम करती थी अधिकांश जगहों से उन्हें हटा दिया गया। तो इस तरीके का ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शिक्षा का अधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार है जो सभी को मिलना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने ये डिसीजन लिया है कि जो 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा, उसकी उसकी जो डेडिकेट किया जाएगा अफगान लड़कियों और महिलाओं के लिए। और आपको हम बता दें कि यूनेस्को क्या है। देखो, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अपने काम को करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम करने की कोशिश करती है। साथ में ही जो इसका मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है। महानिदेशक ऑड्रे ओजेलो हैं और इसका जो स्थापना हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम में लंदन में 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसके सदस्यों की संख्या 193 है और इसके 11 सहयोगी सदस्य हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ में ही अगर आपको मटेरियल पढ़ना है, पीडीएफ के रूप में ये मटेरियल डाल दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।